इनेलो युवा नेता अर्जुन चौटाला का बड़ा बयान, अगर पार्टी कहेगी तो लोकसभा जरूर लड़ूंगा। हरियाणा की सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने में सक्षम है इनेलो। लोकसभा चुनाव में नहीं करेंगे किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन। 15 फरवरी को सिरसा में छात्र क्रांति दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला करेंगे शिरकत। कार्यक्रम में छात्र और छात्राओं को किया सम्मानित। इंडियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन 5वां स्थापना दिवस मनाएगी। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए इनेलो की पूरी तैयारी। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। देश और प्रदेश की जनता भाजपा को नहीं करती पसंद। जिन प्रदेशों में भाजपा की हार हुई है, क्षेत्रीय पार्टियों ने ही हराया है। भाजपा को हराना कांग्रेस की बस की बात नहीं। आने वाले समय में हरियाणा में इनेलो की सरकार बनेगी। प्रदेश की जनता अभय सिंह चौटाला का साथ जरूर देगी। अर्जुन चौटाला ने देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल को भारत रत्न देने की मांग की। देवीलाल ने हर वर्ग के लोगों के हितों के लिए काम किया। देवीलाल को किसानों को मसीहा कहा जाता है। 2004 में केंद्र सरकार को देवीलाल को भारत रत्न देने के लिए इनेलो से प्रस्ताव भेजा था। 20 साल बीतने के बाद भी देवीलाल को नहीं दिया गया भारत रत्न। किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान को अर्जुन चौटाला ने सरकार को सुनाई खरी खोटी। सरकार किसानों से क्यों डर रही है? सरकार ने किसानों को रोकने के लिए ओछे हथकंडे अपनाए। सड़कों पर कीले, बड़े बड़े पत्थर लगाकर किसानों का रास्ता किया बंद। सरकार आतंकवादियों जैसे बर्ताव किसानों के साथ कर रही है। देश और प्रदेश के किसानों को कमजोर कर रही है सरकार। जो छात्र क्रांति दिवस है वो हमारा स्थापना दिवस भी है और ये सिरसा में मनाया जा रहा है, CDLU में मनाया जा रहा है। और कई बड़े इश्यूज़ हैं आज हमारे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर छात्रों के रिगार्डिंग जो डिस्कस नहीं किए जाते। आप एक चीज़ देखिए कि पहले एक समय था जब छात्र के संगठन होया करते थे, प्रदेश के अंदर चुनावों की मांग होया करती थी, संगठनों को बढ़ावा दिया जाता था। लेकिन पिछले 5 साल में हरियाणा प्रदेश में खास तौर पर छात्र संगठनों को कहीं ना कहीं दबाया गया है। आज ना ही चुनाव उनके हिसाब से होते हैं और ना ही यूनिवर्सिटी की किसी भी प्रक्रिया में कहीं पर भी छात्रों को इन्वॉल्व किया जाता है। आज पूरे प्रदेश के अंदर यूनिवर्सिटीज़ की जो फीस है वो बढ़ती जा रही है। छात्रों के लिए बेसिक एजुकेशन आज मुश्किल होता जा रहा है। आज एक आम परिवार को अगर अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाना पड़ जाए क्योंकि सीटें नहीं मिल पा रही सरकारी यूनिवर्सिटी में, तो कई बार उनको लोन उठाना पड़ता है। और जो छात्र जिसके माँ बाप लोन उठा करके उसको पढ़ाते हैं, आप मान करके चलिए उसके ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी होती है, उसके ऊपर एक बड़ा बोझ भी होता है। कहीं ना कहीं वो ये कोशिश करेगा भाई उसकी जॉब लगे और वो उस बोझ को उतारे। आधी उम्र तो इस बोझ को उतारने में लग जाती है और यदि कोई जॉब ना मिले तो कई बार वो बच्चा डिप्रेशन की तरफ चले जाता है और कई प्रकार के नुकसान होते हैं। आज हमारे देश के अंदर और प्रदेश के अंदर ऐसा माहौल बन गया जहाँ पर एक एजुकेशन के लिए भी आज हमें सोचना पड़ता है कि भी कहाँ पढ़ाए, कैसे पढ़ाए, क्या करेगा। एजुकेशन तो एक बेसिक राइट है जो हर बच्चे तक जाना चाहिए। लेकिन आज हमारे देश की जनता है, प्रदेश की जनता खास करके मजबूर हो जाती है ये सोचने पर कि भाई बच्चे को पढ़ाए तो पढ़ाए कैसे। और इसे बेसिक एजुकेशन नहीं है, हायर एजुकेशन तक ये दिक्कत आती है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर कई यूनिवर्सिटियाज हैं जिनके अंदर सैकड़ों एकड़ जो ज़मीन है वो खाली पड़ी है। सीट्स क्यों नहीं बढ़ाई जा रही बच्चों के लिए? आपके पास वो हर आज के दिन फैसिलिटी है कि आप हरियाणा प्रदेश के अंदर बच्चों को और ज़्यादा बच्चों को पढ़ा सकते हो और अच्छे एनवायरनमेंट में पढ़ा सकते हो। लेकिन फिर भी ना तो सीट्स बढ़ाई जाती, ना ही किसी प्रक्रिया के अंदर बच्चों को इन्वॉल्व करा जाता। यहाँ तक कि DSW डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर का भी जो फंड होता है उसके अंदर भी कितनी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके अंदर बच्चे इन्वॉल्व ही नहीं होते। जिस डिपार्टमेंट का काम स्टूडेंट वेलफेयर है और उसके अंदर बच्चे इन्वॉल्व ना हो, वो बच्चे कैसे किसी प्रकार से उनका कैसे हित हो सकता है। आज छात्र संगठनों के कमज़ोर होने की वजह से पूरे प्रदेश को एक बड़ा नुकसान मिला है। ISO ने पिछले 5 साल में लगातार समाज सेवा के माध्यम से और कई मुद्दों के माध्यम से छात्रों के अंदर जगह बनाने का काम करा है। हमने ज़्यादातर समाज सेवा के काम करे हैं, चाहे वो रक्तदान के कैंप हो, चाहे वो सफाई के अभियान हो, चाहे वो नशा मुक्ति के अभियान हो। लगातार ISO ने इसके अंदर एक बड़ी भूमिका निभाने का काम करा है। कोविड के समय में भी हमारे संगठन के छात्र साथियों ने जगह जगह अपने शहरों में, अपने गाँव में, अपने कस्बों में, अपने कॉलोनीज़ के अंदर राशन बांटने का काम करा, समाज सेवा करने का काम करा। और उस समय में जब छात्रों को प्रमोट नहीं किया जा रहा था तो ISO ने एक बड़ा आंदोलन निकालने का काम करा।
लेकिन आज के हालात देखते हुए हमारा ये प्रयास रहेगा कि प्रदेश के छात्रों को आईएसओ के माध्यम से पॉलिटिकली एक्टिव किया जाए, उनको आगे बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि आने वाला जो भविष्य है वो उनका है। और यदि इस प्रकार का भविष्य चलता रहा जिसके अंदर छात्रों की या युवाओं की कोई भागीदारी नहीं हो, तो फिर उनका भविष्य अंधकार में चले जाता है। भविष्य तो होता ही उनके लिए है जिन्होंने आगे आना है कल को, तो क्यों ना आज ही उनको उस प्रक्रिया के अंदर शामिल किया जाए। इसी मुद्दे के साथ 15 तारीख का कार्यक्रम रखा गया है। हमारे मुख्य वक्ता चौधरी अभय सिंह जी होंगे और कार्यक्रम के अंदर हम कई छात्रों को सम्मानित करने का भी काम करेंगे जिन्होंने अपनी फील्ड के अंदर अच्छी अचीवमेंट्स करी है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो समाज सेवा हो, चाहे वो पढ़ाई हो। साथ ही साथ हमारा रक्तदान का भी कैंप लगाया जा रहा है और कई नेशनल और स्टेट के बड़े बड़े आइकॉन्स आ रहे हैं। मनकीरत जी आएंगे, मासूम शर्मा जी आएंगे और भी कई साथी आ रहे हैं। उन सबको भी बुलाया गया है क्योंकि यूथ के अंदर उनकी एक बड़ी मान्यता है और उनका दिया हुआ मैसेज लोग ज़रूर मानेंगे। और इसी प्रकार से ये कार्यक्रम रखा गया है और पूरे प्रदेश के और भी कई सारे मुद्दे हैं, स्टूडेंट्स के मुद्दे हैं, उन सभी को उस दिन विस्तार के साथ उन सभी पे चर्चा की जाएगी। इन दिनों किसान एक बार फिर से आंदोलन के लिए दिल्ली कूच कर रहे हैं। हरियाणा, पंजाब सहित कई राज्यों के जो किसान लीडर हैं और वो भी पहुंचेंगे। जब किसान आंदोलन खत्म हुआ था तो उस समय सरकार ने एक बात कही थी कि भी ये जो कानून है इनको पूरे तरीके से वापस लिए जाएंगे, लेकिन अभी तक पूरे तरीके से वापस नहीं लिए गए। दूसरी बात हुई थी एमएसपी की। आपको याद होगा जो आंदोलन था उसका एक बहुत बड़ा मुद्दा था एमएसपी, और एमएसपी की गारंटी आज भी ना सरकार ने दी है, ना ही सरकार के इलेक्शन के एजेंडा के अंदर है। ये सरकार बार बार कहती है किसान की आमदनी डबल करने की। अगर ये सरकार एमएसपी नहीं दे सकती तो आमदनी डबल कैसे करेगी? मेरे को तो यही समझ में नहीं आ रही बात। आज प्राइवेटाइजेशन से किसान को केवल और केवल नुकसान हुआ है, कभी फायदा नहीं हुआ। जब हम बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की, हरित क्रांति की, जब हम बात करते हैं तो इसके कई गुण थे, लेकिन कई जो नुकसान थे उसके अंदर एक नुकसान ये गिना जाता है कि इससे केवल बड़े किसानों को फ़ायदा हुआ, जो रईस किसान थे उनको फ़ायदा हुआ, क्योंकि प्राइवेट मॉडल था, वो हर किसान तक नहीं पहुंच सकता था। उसी प्रकार से प्राइवेटाइजेशन भी किसान को, गरीब किसान को, छोटे किसान को बहुत नुकसान पहुंचाता है। जब ये सरकार एमएसपी नहीं दे सकती, आमदनी डबल कैसे करेगी? मेरे तो ये समझ से बाहर। सैकड़ों किसानों ने अपनी शहीदी दी, फिर भी इस सरकार ने कहीं पर भी उनकी सुनवाई करने का काम नहीं करा। जो 13 तारीख का किसान संगठनों ने मिलकर के फैसला लिया है उसका हम पूरी तरह से समर्थन करते हैं, और हमारे कार्यकर्ता साथी इंडियन नेशनल लोकदल के पहले से ही अपने अपने गांव लेवल पर, बूथ लेवल पर, जिले लेवल पर, हल्के लेवल पर, वो सभी उन संगठनों के अंदर शामिल है और वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि भी किसानों को उनका हक मिले। क्योंकि ये लड़ाई केवल और केवल आज की नहीं है, आज के किसानों के अस्तित्व की नहीं है, ये लड़ाई किसानों के भविष्य की है, इस देश के 60% आबादी के भविष्य की है। किसानों को रोकने के लिए सरकार ने बैरिकेडिंग बंद है, जगह जगह बैरिकेड्स, हैवी बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं। ऐसे लगता नहीं कि घोषित इमरजेंसी है? ये तो बिल्कुल है जी। आप एक चीज देखो, ये बड़ी हैरान करने वाली बात है कि इतना ज्यादा भय इस सरकार को किस चीज का है। हमने सुना है गैंगस्टर फरार हुए हुए हैं जेल से, हमने सुना है आतंकवादियों ने हमला करा है, पर हमने कभी पुलिस एक नॉर्मल बैरिकेडिंग से ज्यादा कुछ देखा नहीं। लेकिन जब हमने सुना कि किसान दिल्ली जा रहे हैं तो 3-3 ट्राले मिट्टी के घेरे जा रहे हैं, कंक्रीट के बैरिकेड लगाए जा रहे हैं, उन बैरिकेड के बाद कंक्रीट की जो बड़ी पाइपलाइन, कहीं किसी बेचारे की नहर बननी थी, किसी के पानी जाना था, वो कंक्रीट की पाइपलाइन बिछाई जा रही है ऊपर, और उसके आगे कीले, सरिया, और फिर बैरिकेड लगाए जा रहे हैं। कि भाई मैं ये पूछना चाह रहा हूं, ट्रैक्टर रोकने का इरादा है या टैंक रोकने का इरादा है इनका? इतनी भयंकर बैरिकेडिंग आपने आज तक कभी देखी है? कभी कोई आतंकवादी देश में घुस गया, हमने तब नहीं देखी इतनी बड़ी कभी बैरिकेडिंग। सरकार को डर किस चीज का है? मेरी तो ये समझ से बाहर है। भारत वो देश है जिसका जन्म
आंदोलन से हुआ था। हमारे संविधान का भी जन्म आंदोलन से हुआ था। संविधान लिखने वाले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी सारी उम्र लड़ाई तो लड़ी है, आंदोलन करे हैं, और तब जाके इस देश के एक एक नागरिक को उनका हक दिला सके। आज किसान अगर कहीं जा रहे हैं, किसी को मारने थोड़ी जा रहे हैं, किसी से लड़ने थोड़ी जा रहे हैं, एक आंदोलन में जा रहे हैं। 1 साल से ऊपर किसान बॉर्डरों पर बैठे रहे। कहीं पर भी आपको ऐसी घटनाएं सुनने को मिली कि भी कोई क्राइम हो रहा है या कोई ऐसी चीज हो रही है? शांतिपूर्वक बैठे रहे, कहीं पर कोई वारदात नहीं हुई। फिर भी सरकार को इतना बड़ा भय किस चीज का है? ये केवल और केवल लोगों की आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं। पिछली बार किसान आंदोलन के दौरान आपके फादर वहां गए थे दिल्ली, क्या इस बार भी स्टैंड लेगा, जाएंगे वहां? देखिए, जैसे कि मैंने पहले कहा, हम पूर्ण रूप से किसानों के हर फैसले के साथ हैं। जहां किसान कहेंगे भारत बंद के लिए तो हम उसमें भी साथ हैं। जहां कहीं भी जो भी, हम खुद किसान हैं जी। इंडियन नेशनल लोकदल का जन्म ही किसान मजदूर के आंदोलनों में हुआ है। हमारी विचारधारा किसानों से अलग नहीं है, इस देश के किसान से दूर नहीं है। जो भी वो फैसला लेंगे, उस फैसले में, हर फैसले में उनके साथ है। जिस तरह पिछली बार अभय सिंह ने इस्तीफा दिया था, क्या इस बार भी वो स्थिति अगर आती है तो इस्तीफा दे सकते हैं? देखिए, चौधरी अभय सिंह जी ने ये साबित किया है, 2 बड़ी बातें साबित करी हैं उन्होंने। एक, वो जुबान के पक्के हैं। आप सभी मीडिया के साथियों के सामने ही उन्होंने ये बात कही थी, तो बहुत लोगों ने ये बात चैलेंज करी थी कि भाई ये बात पूरी नहीं हो सकती, ये नहीं करेंगे। लेकिन चौधरी अभय सिंह जी ने अपनी ज़बान पूरी करने का काम करा, साबित करने का काम करा। और दूसरी बड़ी चीज़ जो उन्होंने एक साबित करने का काम करा, वो ये था कि भी किसानों के हक की लड़ाई में हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, और उसी प्रकार से कहीं पर भी ज़रूरत पड़ेगी हम किसी भी हद तक आगे जाने को तैयार हैं। रिपोर्ट अक्षित कंबोज।